हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी पर। आज हम आप सभी के लिए एक बार फिर वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आपकी 10th क्लास की परीक्षा में पूछे जाने वाले जितने भी सूत्र हैं, क्योंकि बिना सूत्र आप न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे, चाहे जितना रट लें आप अच्छे से तैयार नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज हम आप सभी को फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान में जितने भी फॉर्मूले आपकी बुक में हैं, जितने भी फॉर्मूले आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जान तो जाते हैं कि ये वाला फॉर्मूला ये होगा, लेकिन वो कैसे अप्लाई करोगे आप, इसमें आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। उन सारी प्रॉब्लम को आज हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से और सारे फॉर्मूले आज आपको हम लिखवा के मानेंगे और सारे एक्सप्लेन भी करेंगे। तो आपके सबसे पहले चैप्टर कौन कौन से हैं? आपके 10 नंबर चैप्टर है जो आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन वाला चैप्टर है आपकी बुक में। 11 नंबर चैप्टर जो है वो आपका मानव नेत्र है, इसमें भी कुछ 1-2 फॉर्मूले हैं। फिर उसके बाद आपका 12 नंबर जो चैप्टर है विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी, उसमें आपके बहुत सारे फॉर्मूले हैं। फिर उसके बाद 13 नंबर चैप्टर है आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और इसमें भी आपको कहीं ना कहीं 1-2 फॉर्मूले पढ़ने को जरूर मिल जाएंगे। इन सभी फार्मूलों की आज हम बात करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको हम लिखवा कर आज हम जो है इस क्लास को ख़त्म करेंगे और सारे एक्सप्लेन भी करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे कंटिन्यू कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 10 से। इस चैप्टर नंबर 10 का नाम है प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन। इस 10 नंबर चैप्टर में आपके जितने भी फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं वो हम लिखते हैं और आपको बताते हैं। पहला जो आपका फॉर्मूला है, जो आपका 1 नंबर में कभी कभी बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है, वो पहला फॉर्मूला आपका क्या है, वहां से शुरू करेंगे। जो पहला आपका फॉर्मूला है वो है F बराबर R/2। जहां ये R क्या है, F क्या है, मैं सब लिखता जाऊंगा, आप नोट कर लीजिएगा। जहां ये F है वो आपकी फोकस दूरी है और जो R है वो आपकी वक्रता त्रिज्या है। F क्या है, फोकस दूरी है, R क्या है, वक्रता त्रिज्या है। तो इसके नीचे मैं लिख रहा हूं कि जहां ये F क्या है, ये F है आपकी फोकस दूरी और इसे इंग्लिश में कहते हैं आप फोकल लेंथ। तो ये है फोकस दूरी। अभी मैं बताऊंगा ये फॉर्मूला आपसे कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। आर क्या है, आर है हमारी वक्रता त्रिज्या होती है। जो वक्रता त्रिज्या होती है वो हमेशा 2 गुना होती है फोकस दूरी की। तो यही वाला फॉर्मूला आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर मैं 2 से इसको गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 2F और ये हो जाएगा R से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फॉर्मूला केवल और केवल इन्हीं 2 तरीके से पूछा जाता है, इसके सिवा और कुछ भी इसमें नहीं पूछा जाता है। ये मैंने यहां पर F बनाया है, मतलब 2F हो गया है। R क्या है, वक्रता त्रिज्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, दूसरा फॉर्मूला है 1/F = 1/U प्लस 1/V। इसी तरीके से एक दूसरा फॉर्मूला है 1/F = 1/U माइनस 1/V। जब आपको दर्पण के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं, मतलब मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएं, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। जब आपसे लेंस के क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप इसमें नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें U क्या है, F क्या है और V क्या है। जहां ये फॉर्मूला आपका यूज होगा वो होगा दर्पण के लिए, मतलब मिरर के लिए, और जो ये फॉर्मूला होगा वो यूज होगा हमारा लेंस के लिए। जहां ये F क्या है मैं यहां लिखता हूं, F जो है आपकी वो है फोकस दूरी, लिखते जाइएगा साथ साथ। F क्या है, फोकस दूरी। U क्या है, U है हमारी वस्तु की दूरी। कहां से नापी जाती है वस्तु की दूरी? हमेशा नापी जाती है दर्पण के ध्रुव से, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से। इसका मतलब यहां हम लिखेंगे वस्तु की दूरी। जब दर्पण की बात हो जाएगी तो आप कह देंगे कि ये ध्रुव से नापी गई है, और जब लेंस की बात होगी तो कह देंगे आपके प्रकाशिक केंद्र से नापी गई है। अगर आपको ये सारी बातें नहीं पता है कि प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, तो कुछ नहीं करना है आपको, मेरी प्लेलिस्ट में थोड़ा सा झांकना है। झांकने का मतलब प्लेलिस्ट को आपको सर्च करना है और प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे सारे वीडियो मैंने सीरियल से आपके लिए दे रखे हैं। यू हो गया। वी क्या हो गया, इस वी को हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी। मैं आपको फिर एक नई बात अभी बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। प्रतिबिंब की दूरी,
जो ये प्रतिबिंब है ये बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ होता है कि प्रतिबिंब की दूरी, लेकिन 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 ये जो वस्तु की दूरी है, इस वस्तु की जगह पर आपको बिंब लिखा हुआ भी मिल सकता है। इसलिए याद रखिएगा, बिंब मतलब वस्तु, ना कि प्रतिबिंब। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इतने फॉर्मूले आपके हो गए, उम्मीद है आपने नोट कर ही लिए होंगे। अब देखें, ये सारे फॉर्मूले आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? आवर्धन की। किसकी बात करेंगे? आवर्धन की बात करेंगे। तो हम आपको अब आवर्धन का फॉर्मूला बताते हैं। आवर्धन क्या होता है? सिंपल सी इसकी डिफिनेशन है। इसे m से लिखा जाता है प्रतिबिंब की लंबाई I और वस्तु की लंबाई O के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो इसमें जो I है वो m क्या है? आवर्धन है। I क्या है? I जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है। आज मैं सारे फॉर्मूले आपको बताऊंगा। क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। और प्रतिबिंब की दूरी कैसे नापी जाती है? कहां से नापी जाती है? दूरी नहीं, सॉरी, ये प्रतिबिंब की लंबाई है। याद रखिएगा, दूरी और लंबाई में फर्क होता है। प्रतिबिंब की दूरी को v से, प्रतिबिंब की लंबाई मतलब मान लीजिए कि आपका कोई ये दर्पण हो गया और ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, और उसके बाद फिर ध्यान से सुने, यहाँ पे आपने वस्तु को रखा तो ये वस्तु की ये लंबाई कहलाएगी, और प्रतिबिंब कहीं बनेगा तो वो उसकी लंबाई होगी। दूरी हमेशा यहाँ से नापी जाएगी। सिंपल सी बात है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप जो है अभी 1-2 दिन क्लास मेरी कंटिन्यू देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आता रहेगा। अब I हो गई, अब इसके बाद O हो गया, और मैं बात करूंगा कि मैं वीडियो क्यों अभी तक नहीं लेके आ रहा था, अभी लास्ट में आपको बताऊंगा। O क्या हो गया? O जो हो गया मेरी वस्तु की लंबाई हो गई। क्या हो गई? वस्तु की लंबाई हो गई हमारी क्या? O। इस तरीके से ये प्रतिबिंब की लंबाई और ये हो गई हमारी वस्तु की लंबाई। ये सिंपल सा था। कभी कभी क्या कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए मैं बोर्ड के सामने से हट रहा हूं क्योंकि ये सारे आप देख सकें। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी? इसी आवर्धन में एक और बात होती है, एक और फॉर्मूला इसी तरीके से लिखा जाता है, m बराबर -v/u। ये मेन फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, और जो दूरी आपकी हो उसको चिन्ह के साथ इसमें रखिएगा। ये फॉर्मूला कभी प्लस कभी माइनस होता रहता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं आने वाले दिनों में इस पर न्यूमेरिकल भी करवा दूंगा। तो उम्मीद है आपको इतना सब समझ में आ गया होगा। और अभी थोड़ी सी कुछ ना कुछ हमें लग रहा है कि लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से आपको क्लियर वैसे लग रहा है कि सब दिखता होगा आपको क्लियर, है ना? चलो, अच्छा, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये इतनी सी बात हो गई। अब हम बात करेंगे किसके? अपवर्तनांक की। ये अपवर्तनांक जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी क्या था? आवर्धन। इस पे बहुत सारे फॉर्मूले हैं और उसको आपको याद करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए रटे नहीं, समझने की कोशिश करें। अपवर्तनांक को हम लोग लिखते हैं स्मॉल n से। किससे लिखते हैं? स्मॉल n से लिखा जाता है। तो स्मॉल n बराबर बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला अपवर्तनांक का जो होता है, मैं नंबर डालकर लिखता हूं, होता है साइन I और उसके बाद अपॉन साइन R। ठीक है, अब सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, इसको आप चाहो तो नोट कर लीजिएगा, मैं बोलकर बता देता हूं। जो ये साइन है ना, इसे हिंदी में कहते हैं ज्या। क्या कहते हैं बच्चा? इसे कहते हैं ज्या। ज्या क्यों कहते हैं? जैसे साइन होता है तो ज्या कहते हैं, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो समझ रहे होंगे। जो कॉस है उसे कोज्या कहते हैं, और जो टैन है उसे स्पर्श ज्या कहते हैं। मतलब, और आई क्या है? आई है आपका आपतन कोण। लिख लीजिएगा मेरे लाल, आई क्या होता है? आपतन कोण। और आई आर क्या है? आर है आपका अपवर्तन कोण। इसे आप परावर्तन कोण अपनी कॉपी पे ना लिखिएगा प्लीज़, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ना। होता क्या है, कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक ये लाइन खींच दी जो तल को डिवाइड करने वाली रेखा है, बीच में जो खींचा अभिलंब है। एक प्रकाश की किरण आएगी और ऐसे झुक जाएगी, इसके बीच में जो यहाँ कोण बनता है वो आई होता है अभिलंब, और इसके बीच ये कौन है? आपतित किरण है, और ये कौन है? अपवर्तित किरण है। और यहाँ जो कोण बनता है उसे हम लोग कौन सा कोण कहते हैं? अपवर्तन कोण। बच्चे इसे परावर्तन कोण समझ लेते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये आर जो है ना, परावर्तन की घटना में स्नेल का नियम दिया गया था, ये स्नेल का नियम है मेरे लाल। अब समझ में आ रही बात? ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन? ये हो गया पहला फॉर्मूला अपवर्तनांक का। दूसरा फॉर्मूला सुनिएगा ध्यान से, इसे कैसे पढ़ते हैं? कैसे पढ़ते हैं? किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे स्नेल का नियम कहते हैं, और इसे
n को कहते हैं अपवर्तनांक। सिंपल सी डेफिनेशन, क्लियर है इतनी बात। अब ये हो गया n बराबर साइन आई बटे साइन आर, लिखते रहिएगा। दूसरा फॉर्मूला, अब एक और फॉर्मूला 1n 2, ये देखिए 1 मैंने नीचे लिखा है, फिर n लिखा है, फिर 2 लिखा, ऐसे ही लिखिएगा। आप चाहें तो इसको और थोड़ा सा अच्छे से लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 ऐसे लिख सकते हैं, बात वही होगी। ये क्या फॉर्मूला होता है, 1n2 इक्वल टू 1/2n और 1। और तीसरा फॉर्मूला अभी मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, सब कुछ करूंगा। अब दूसरा फॉर्मूला 1n2 इक्वल टू n2/n1। ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, सुनिए कैसे, सुने। n क्या है, अपवर्तनांक। अब आपके सामने क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन क्या कहता है, ये वही क्वेश्चन है जो बार बार आता है यूपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, और जो आपका जो भी बोर्ड है ना, क्योंकि आप एनसीईआरटी के स्टूडेंट हैं। और सुने मेरी बात ध्यान से, अब सब कुछ एनसीईआरटी होने जा रहा है, बहुत मज़ा आएगी। आपकी इंग्लिश भी एनसीईआरटी होगी नेक्स्ट ईयर से, आपको पता है ना। अब आप अगले साल सब कुछ एनसीईआरटी का ही पढ़ने वाले हैं। 1n2 इक्वल टू n2/n1। ओके, ये होता है मेन फॉर्मूला। n क्या है, अपवर्तनांक। 1 क्या है, प्रथम माध्यम, पहला माध्यम। 2 क्या है, दूसरा माध्यम, सेकंड मीडियम, है ना। जहां पर लिख लीजिएगा, ये जो 1 है ना, ये जहां 1 है वो क्या है, प्रथम माध्यम। जहां 1 है वो प्रथम माध्यम है। मैं बताऊंगा अभी कैसे आपके उसमें क्वेश्चन आएगा। प्रथम माध्यम, जहां 2 क्या है, ये है आपका द्वितीय माध्यम, मतलब दूसरा माध्यम। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। आपने WNG और GNA इस तरीके के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे ना। अब मान लीजिए आपसे कहता है कि कोई भी प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है। कहां से जा रही है, वायु से कांच में जा रही है। तो आप झट से लाइन खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे और कहेंगे सर जी यहां पे हो गया वायु और यहां पे हो गया कांच, और मेरे प्रकाश की किरण वायु से जा रही है कांच में। वायु होता है विरल माध्यम, कांच होता है सघन माध्यम, इसलिए सर जी इसको यहां ऐसे डॉट 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 सीधे जाना था, लेकिन वायु है विरल, मतलब कैसा, पोला पोला, पोला समझते हैं ना, ढीला ढीला, और कांच क्या, ठोस है वायु की तुलना में, तो ये थोड़ा सा दब जाएगी, क्योंकि वैसे भी ठोस में कोई चीज जाएगी ना तो दबी तो जाएगी ना, तो ये हो गया दब गई, इसका मतलब ये झुक जाती है। अब सुने मेरी बात, ये क्यों बताया सर आपने, इसलिए बताया, आप कहते हैं वायु से कांच में जा रही है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ऐसे लिखकर आता है ना, हाँ बताइए, हाँ आता है ना। सुनिए क्या लिखकर आता है, वायु, मैं लिखना सिखाऊंगा, वायु के सापेक्ष, और ये सब ना बुलेट पॉइंट है एकदम, यही आते हैं पेपर में। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, देख ये ध्यान से सुनिएगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। मैं आज ना आपको बिल्कुल मास्टर बना के रहने वाला हूं। ये आपको लाइन जब पेपर मिलती है तो आप सोचते हैं मैं WNG लिखूं, ANG लिखूं, क्या लिखूं, मैं समझ ही में नहीं आता। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आता ना। अपवर्तनांक को क्या कहते हैं, n लिख दिया ना। अब सोचेंगे किसके सापेक्ष बोला है, और आपकी नजर पड़ेगी, अच्छा वायु के सापेक्ष कहा है, और वायु को अंग्रेजी में कहते हैं एयर, AIR, इसलिए आप जिसके सापेक्ष कहेगा उसको आगे बैठाएंगे, क्योंकि वायु क्या होती है, वायु है विरल, उससे कोई मतलब नहीं, जिसके सापेक्ष वो चीज आगे, मतलब ये देखो मेरा वायर ना उठ रहा है, इसको मुझे सही करना पड़ेगा। वायु मतलब एयर हो गया, तो इसको आप क्या करेंगे ना, आगे रखेंगे, जिसके सापेक्ष कहेगा वो आगे। किसका अपवर्तनांक निकालना है, कांच का। कांच को क्या कहते हो इंग्लिश में, ग्लास, इसका मतलब पीछे क्या लिखोगे आप, G। आई मेरी बात समझे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब तो कंफ्यूजन नहीं होगी ना। अब सुनो, अब आपसे यहां से 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। 2-3 तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, ध्यान से सुने। आपसे पूछ लेता है कि अब मुझे बताएं कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, मतलब मान लीजिए इसकी वैल्यू आपको दे दी गई है 5/3, और आपसे कह रहा है कांच के सापेक्ष वायु का। अच्छा, कांच के सापेक्ष तो कांच पहले और वायु बाद में, तो ये कैसे हो जाता है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/, देखो अभी मैंने बताया ये 1 ये 2, तो बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1n2 है तो 2n1 हो जाएगा मेरे लाल। क्या हो जाएगा, 2n1, मतलब 2 मतलब पीछे वाला, तो ANG हो जाएगा, और ANG यहां आके रख दीजिए, ये वैल्यू पलट जाएगी। इसका आंसर क्या आएगा, 3/5। क्यों, क्लियर है, ये हुआ धमाकेदार, है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं, अब दूसरा इसी में दूसरा क्वेश्चन बन जाता है, वायु के सापेक्ष कांच का, वायु के सापेक्ष जल का।
वायु के सापेक्ष कांच का और वायु के सापेक्ष जल का आपको दे दिया जाता है, फिर एक चीज पूछ ली जाती है ना। तो अगर ऐसा आ जाए तो आप ऐसे करोगे, ANG अगर है तो आप लिख दोगे G। अभी इसमें मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा आपको। तो ये G वाला पीछे और A वाला नीचे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करें, मैं इस पर क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, है ना। तो ये इस पर क्वेश्चन ही करा दूंगा जो हर साल आते हैं, है ना। अगर आप चाहते हैं वो क्वेश्चन करना तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि मुझे इस चैप्टर के क्वेश्चन चाहिए, मैं सब कुछ कराऊंगा। आ गया हूं मैं वापस से एक बार फिर अपने चैनल पर धमाका 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 करने, है ना। तो ये हो गया आपका ये पहला कॉन्सेप्ट। उसके बाद ध्यान से सुने, अब मैं कुछ और बताने वाला हूं। इसको मिटाऊं? बिल्कुल, है ना, आपकी इजाजत होगी तब मिटाऊंगा क्या, है। अब सुनो अगला फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला अपवर्तनांक का ही है, ध्यान से सुनिएगा। चौथा क्या होता है? अपवर्तनांक बराबर C/V। ये आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये मैं तो फॉर्मूला पहली बार देख रहा हूँ। जी नहीं, ये फॉर्मूला मैंने केवल कोड में लिखा है जिसको आप अच्छे से याद कर सकें। अब सुनो, जहां ये C क्या है मेरे लाल? C है वायु में प्रकाश की चाल, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट इन क्या वैक्यूम, है ना, या एयर कह सकते हैं। क्या होती है? C बराबर क्या होती है? वायु में प्रकाश की चाल, है ना। स्टैंडर्ड बच्चे हैं आप, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? वायु में प्रकाश की चाल। तो ये होती कितनी है मेरे लाल? ये होती है 3 × 10⁸ और बस इतनी होती नहीं, मीटर पर सेकंड। अब ये क्या है? ये है इसका मात्रक। क्यों? क्योंकि आप मार्केट गए और मैंने कहा 2 ले आइएगा। अब 2 कहाँ से लेकर आओगे आप? 2 पेन लाओगे, 2 रुपए दोगे उसको, तो पीछे कुछ जोड़ना जरूरी होता है। आपसे एग्जामिनर अगर पूछता है, मान लीजिए आप कहीं वाइवा दे रहे हैं, कि प्रकाश की चाल कितनी होती, कहेंगे 3 × 10⁸ ये तो बोलोगे ना। पीछे आपने अगर मीटर पर सेकंड नहीं कहा तो कोई भी नहीं कह सकता कि आपने सही कहा। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर भी तो हो सकता था, है ना, सेंटीमीटर भी तो हो सकता था। आपने तो गलत बताया। क्यों? क्योंकि आपने पीछे मात्रक नहीं लगाया। मात्रक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिफाइन करोगे कैसे, है ना। मैं आपसे कहूँ कि ये क्या है, एक क्या है, एक ये क्या मार्कर, तो वो भी तो लिखना है पीछे ना। बात समझ में आ रही है? इसलिए ये जरूरी है, मीटर पर सेकंड ध्यान रखिएगा मेरे लाल। अब सुनो, सोच रहे होंगे सर जी यार लाल लाल बहुत कह रहे हैं, पीले कह दें, तो ये हो गया C हो गया। क्लियर? इतनी बात, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद कुछ और इसी से रिलेटेड और बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ध्यान से सुनेगा। अब हम आपको बताते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ये बहुत क्वेश्चन आता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो मैं ऐसे ही बता देता हूं कितनी सेंटीमीटर होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। तैयारी करना शुरू कर दो आज से ही। और स्वस्थ मनुष्य के लिए जो अधिकतम दूरी होती है, मतलब कि वो कितना देख सकता है, तो वो देख सकता है कितना आपका अनंत देख सकता है, इनफाइनाइट देख सकता है, अनंत ऐसे बोलते हैं, अनंत देख सकता है, बहुत दूर तक देख सकता है। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब सुनो, आपको मैं कुछ और बताता हूँ इस पे। अभी तक जो मैं अब बताने वाला हूँ यूपी बोर्ड में, तो अभी फिलहाल तो ये शायद टॉपिक यहाँ से हट गया है, पर मैंने क्वेश्चन कुछ कराए हैं और इसके क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है ना। देखो, P बराबर 1/F और P बराबर 100/F, ये 2 फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले तो एक जैसे हैं, 100 कहाँ से टपक पड़ा? ये जब आपको फोकस दूरी मीटर में दी हो, किस में दी हो? मीटर में दी हो, तब आपका ये फॉर्मूला होगा। और ये जब आपको सेंटीमीटर में दी हो तब होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या होगा? अरे मेरे लाल, P को कहते हैं पावर। तो लेंस की जो पावर होती है, लेंस की जो क्षमता होती है, उसे P से लिखा जाता है। और इसका 2 फॉर्मूला होता है, इसका 1/F और 100/F। जब आपको फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जब आपको फोकस दूरी मीटर में दी जाए तो आप 1/F वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है? इतनी बात सब समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले हो गए। अब ये लेंस की क्षमता हो गई, ये हो गई लेंस की क्षमता। और F क्या है आपको पता ही है, मैं आपको बता ही चुका हूं। आपको मैंने अभी क्या बताया था? F बराबर फोकस दूरी और P बराबर क्या? लेंस की क्षमता। अगला फॉर्मूला जो अभी अपवर्तनांक से मेरे से एक मिस हुआ, वो ध्यान से सुन ले। अपवर्तनांक बराबर sin A प्लस डेल M, ध्यान से सुनिएगा, sin A प्लस डेल M/2
और अपॉन साइन a बाई टू, साइन a बाई टू, ये एक और फॉर्मूला है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। n क्या होता है, अभी भी मैंने बताया अपूर्णांक। साइन क्या होता है, ज्या। a क्या है, a क्या है, और ये डेल m क्या है, इनको ध्यान से सुने। a जो है आपका, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये जो है आपका दिया हुआ है प्रिज्म का कोण क्या होता है। अभी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, पिछले ईयर भी आए हैं। प्रिज्म का कोण, और डेल m क्या है, ये आपका अल्पतम विचलन कोण है। क्या है, इसके आगे अल्पतम लिख लेना आप लोग, अल्पतम विचलन कोण। इस तरीके से ये हो गया अल्पतम विचलन कोण, ठीक है। तो मैंने इसको विचलन कोण यहाँ पर लिख दिया है। आपके इतने फॉर्मूले थे किसमें, आपके इतने फॉर्मूले थे कहाँ पे, आपके इतने फॉर्मूले थे आपके फिजिक्स के लाइट वाले चैप्टर में। 10 और 11 दोनों चैप्टर के मैंने आपको फॉर्मूले इसमें करा दिए हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। अब मैं बात करूँगा किसकी, विद्युत की। विद्युत की बात करूँगा, विद्युत के फॉर्मूले आपको आज मैं दूंगा। तो अब मैं विद्युत की बात करूँगा, विद्युत के सारे फॉर्मूले कराऊँगा। विद्युत के जैसे ही फॉर्मूले सारे कंप्लीट होंगे, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको न्यूमेरिकल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता रहूँगा। और जो चैप्टर प्लीज़ बचे हुए हैं उन्हें मैं कराऊँगा, आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि अब मैं फ्री हुआ हूँ आज से, है ना। एग्ज़ाम हो रहा था मेरा, आपको पता होगा 31 को सीटेट का एग्ज़ाम था। पेपर तो बहुत अच्छा हुआ है आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोगों ने बहुत जो है विश किया है मेरे लिए, बहुत लोगों ने मैसेज किया मुझे, विशेष जो है भेजी हैं कि आपका पेपर अच्छा हो। आप लोगों का धन्यवाद। और अब मैं बस आप लोगों के लिए फिर से मेहनत करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल अभी तक तो बिल्कुल पूरे लॉकडाउन से लेकर अब तक मैं लगा हुआ था। और आज गूगल का एडसेंस का मेरे से लेटर भी आ गया, मैं आपको दिखाऊंगा मैं लेटर वो किसी दिन। गूगल एडसेंस का एक लेटर होता है जो स्पेशल उन लोगों के लिए होता है जो यूट्यूब वीडियो बनाते हैं। मेरा वो लेटर आज आ गया है, मैं आपको फिर आने वाले कुछ 1-2 दिन में दिखा दूँगा, ठीक है। चलो अब देखो ये इतना हो गया ना। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ और फार्मूले। मैंने सारे फार्मूले आप लोगों के लिए कौन कौन से फार्मूले आपको बताने हैं सब मैंने लिख रखा था, इसलिए लिख रखा था। देखिए झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं है कि बिना देखे बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। याद मुझे सारा सब कुछ है, पर बस कोई छूटे ना, ये बहुत ज़रूरी होता है ना, क्योंकि वीडियो तो एक बार अपलोड होगा, फिर आप लोगों को जो मिलेगा तो आप लोग सोचेंगे कि ये आज मुझसे मिस हो गया। तो कोई मिस ना हो, अगर कोई मिस भी होता है फार्मूला तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलो अब विद्युत के फार्मूले में बताऊंगा। विद्युत में भी बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा। विद्युत में बहुत सारे फार्मूले हैं, जैसे कि सबसे पहला फार्मूला Q इक्वल टू एनी, Q इक्वल टू एनी, Q इक्वल टू IT, ये 2 फार्मूले हैं। इसी से और फार्मूले बन जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर n का फार्मूला निकालना चाहूँ तो E नीचे चला जाएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या है मैं सब आपको बताऊंगा। इसी से एक और फार्मूला बनता है, एरो लगाकर मैं लिख देता हूँ। इसी से और बनता है, अगर मैं यहाँ से I का फार्मूला निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा Q बाई T, ठीक है। अब यहाँ पे जो I है वो क्या है, Q जो है वो क्या है, और T क्या है वो क्या है। I जो है आपकी धारा है, विद्युत धारा जिसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। Q क्या है आपका आवेश है, इसको आवेश बोलते हैं। T क्या है वो आपका समय है। ये 2 फार्मूले ये हो गए, Q बराबर NE और Q बराबर IT। अब रही बात कि ये सर E क्या है, तो E मैं लिख देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। और इलेक्ट्रॉन का आवेश तो आपको याद ही होगा मेरे लाल, कितना होता है 1.6, कितना होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19, और फिर रह गए क्या रह गए, कूलाम लिखना रह गए ना, भूल गए आप। तो ये हो गया हमारा कूलाम, ये लिखना मत भूलिएगा। कूलाम क्या होता है, इसका मात्रक होता है। अगर आप लोग मात्रक की भी क्लास चाहते हैं तो एक दिन मैं इतना बड़ा धमाका करने वाला हूं कि सब मात्रक मैंने सोचा है कि आपको एक एक यूनिट में आपको एक वीडियो दूंगा, जिसकी वजह से आपका कोई यूनिट ना खराब हो। मतलब मात्रक अगर लिखने को आता है पेपर में तो आप सारे मात्रक लिख कर आओ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनकी वजह से सब गड़बड़ होता है। मात्रक से आप फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं वो भी मैं आपको धीरे धीरे सब सिखाऊंगा, बस आप जुड़े रहें साथ में, है ना। तो ये हो गया हमारा 1.6 × 10⁻। अब इससे क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन कैसे बनता है, बना है, आप जितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको पता होगा कैसे क्वेश्चन बनता है। इस पे क्वेश्चन बनता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कैसा और कितना आवेश होता है। तो कितना होता है तो मैंने बता दिया, ये होता है ऋणात्मक। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, मतलब निगेटिव होता है।
अब इसी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एक प्रोटॉन पर कितना होता है, तो बिल्कुल सेम यही होता है, पर वो होता है धनात्मक। अब बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं अच्छा धनात्मक तो ये माइनस को प्लस कर दो, -19 को। जी नहीं मेरे लाल, माइनस नहीं, उसको माइनस ही करना है। इसके आगे अगर मैं माइनस लगा दूंगा तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, अगर इसके आगे मैं प्लस लगा दूंगा तो प्रोटॉन का आवेश होगा। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान देना है कि निगेटिव नहीं लगाना है। निगेटिव नहीं लगाया जाता। क्यों नहीं लगाया जा सकता? क्योंकि वो जो निगेटिव होता है ना, वो केवल ये बताता है कि वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है और वो ऋणात्मक होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वही ऋणात्मक होता है ना। निगेटिव आप देखे होंगे लगा होता है ऊपर, ठीक है। इतनी सी बात हुई, तो इतने फॉर्मूले आपको मैंने बताए। अब ध्यान से सुने अगले फॉर्मूले। अब मैं विभवांतर और प्रतिरोध और धारा, इनसे रिलेटेड फॉर्मूले मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। ध्यान से सुने। V बराबर क्या होता है, V बराबर W/Q, V बराबर I और R, ठीक है। दो फॉर्मूले हो गए। अब ये W क्या है, जो ये आपका W है, ये है आपका कार्य। लिख लीजिएगा सब आप कॉपी में, क्यों क्या है बता चुका हूं, जो मैं लिख चुका हूं वो नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसलिए आप जो है एक तरफ फॉर्मूले और बगल में सब लिख लीजिएगा कौन क्या है, ताकि बार बार ना लिखना पड़े, है ना। और ये देखो R आया पहली बार, तो R क्या है, प्रतिरोध है। किस कौन सा प्रतिरोध है, विद्युत प्रतिरोध है। इसका मात्रक ओम होता है, ठीक है। मात्रक भी बताता जाऊँ साथ साथ, W का जूल होता है, ठीक है। अब I क्या है, विद्युत धारा होता है, जिसका मात्रक एम्पियर होता है। V क्या है, V है आपका विभवांतर। क्या है, V आपका है विभवांतर। दिख रहा है ना सब आप लोगों को, विभवांतर। और जो ये विभवांतर है, ध्यान से मेरी बात सुने, V क्या है, विभवांतर। और जो ये आज मुझे लग रहा है कि कुछ थोड़ी सी लाइट में प्रॉब्लम हो रही है, रुकिए मैं थोड़ा सा सही करता हूँ इसको। अभी आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। अभी दिख रहा होगा ना सब एकदम, अब ठीक है। V क्या है, मेरा विभवांतर है। I क्या है, I मेरी धारा है। और विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इस तरीके से W हो गया, प्रतिरोध हो गया, V बराबर विभवांतर हो गया, ठीक है। इतने फॉर्मूले हो गए। अब और कुछ फॉर्मूले ध्यान से सुनिएगा। अगर इसी V बराबर W/Q में मैं यहाँ से कुछ W के फॉर्मूले निकालने जा रहा हूँ, मतलब किसके, इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। बताया मैंने आपको W के कुछ फॉर्मूले, तो क्या आएगा बताओ, VQ आएगा, ठीक। क्या आएगा, VQ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। फिर उसके बाद W, अभी मैंने पढ़ा कि Q बराबर क्या, IT होता है, तो V, I और T, ये लो Q की जगह पे IT रख दिया, तो W बराबर VIT बन गया। बस ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को रटने पड़ते हैं, जबकि मैंने रिवीजन के से पहले ही जब मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था, तभी मैंने सारे फॉर्मूले कैसे आपको याद भी करने और कैसे समझने सब क्लियर बताया था, ठीक। अब सुनो ध्यान से आप, V पर W बराबर, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं यहाँ पर I की जगह पर, अभी मैंने पढ़ा था ओम्स का लॉ, जो ये था, ये ओम का नियम था। I बराबर मैं अगर V/R रख दूँ, यहाँ पर क्या रख दूँ, V/R, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V²/R और उसके बाद T। बहुत सारे फॉर्मूले मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद W बराबर अगला फॉर्मूला है I²R और T। अब करते क्या है, एग्जाम में यही सारे फॉर्मूले ऐसे लिख देते हैं, VI लिख देंगे, ये लिख देंगे, सारे फॉर्मूले वहाँ पर लिख दिए जाते हैं। फिर आपसे क्या कर पूछ लेते हैं, इस सारे फॉर्मूले एक लिख देते हैं, ध्यान से सुने, I² की जगह पे IR² कर देते हैं और पूछ लेते हैं कौन सा इसमें गलत है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बस कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उसको अच्छे से तैयार कर लो आप लोग, ठीक है। चलो अब इतने फॉर्मूले हो गए। अब ये इसमें कौन क्या, सब आपको पता ही है। T समय है, R प्रतिरोध है, I धारा है, W क्या है, कार्य है। अब आपसे कुछ और फॉर्मूले पूछते हैं। P बराबर, P क्या है, अभी भाई मैंने प्रकाश वाले चैप्टर में बताया था, P होता है लेंस की क्षमता, लेकिन यहाँ पर जो P है वो भी पावर ही है ना। पावर मतलब सामर्थ्य, सामर्थ्य कहते हैं इसको। तो ये क्षमता के फॉर्मूले नहीं है, ये हमारे किसके फॉर्मूले, शक्ति के, जिसको सामर्थ्य कहते हैं, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, वॉट होता है। अभी लिख दूंगा मैं, देखो आप लोग यहाँ लिख देता हूँ मैं। P बराबर क्या होगा, सामर्थ्य। और सामर्थ्य के जो का, इसको हम लोग शक्ति भी कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, वॉट, है ना। ये और भी बहुत सारी चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ। अब इसमें क्या है, आप सुने, P बराबर फॉर्मूला होता है W/T। क्या होता है, W/T। इसका मतलब इसका जो मात्रक होता है, एक होता है वॉट और दूसरा होता है जूल पर सेकेंड। या करके आप क्या लिख सकते हो, जूल पर सेकेंड, ठीक है। अभी तो मैं थोड़ा सा स्पीड में बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा, इससे एक बात क्या पता चलती है, अगर W के जितने भी फॉर्मूले मैंने पढ़े हैं, ये तीनों 1 2 3, इन सब से अगर मैं T को हटा दूँ
तो सारे फॉर्मूले P के बन जाएंगे। मतलब क्योंकि T से भाग हो रहा है W में, देखो है ना, W में T से भाग हो रहा है, इसलिए P बराबर क्या VI। मैं सिखा रहा हूँ, रटा नहीं रहा हूँ। P बराबर VI हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से भी T हटा दो तो P बराबर क्या हो जाएगा, V²/R हो जाएगा। देखो बन रहे हैं ना फॉर्मूले, एक याद किया तो दूसरा याद, और P बराबर अगला क्या हो गया, I² और R हो गया। क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई? ये हमारे फॉर्मूले हैं, जो विद्युत के जितने भी फॉर्मूले हैं सब आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि इसके बिना फिर आगे दिक्कतें होंगी। इतने फॉर्मूले क्लियर हैं तो आप लोग मुझे बताएं। ठीक, अब सुनिए कुछ और नए फॉर्मूले हैं। अब अगले फॉर्मूले क्या हैं, कभी कभी क्या करते हैं, जूल में ना पूछकर क्वेश्चन को पूछ लेते हैं, किस में, कैलोरी में पूछ लेते हैं। तो जब भी कैलोरी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ध्यान से सुने, जब भी आपसे कैलोरी में क्वेश्चन पूछा जाए, मान लीजिए W बराबर ही सारे फॉर्मूले आपने पढ़े, लेकिन W कार्य ना कहकर ऊर्जा कह दे, और कह दे कि ऊर्जा को जूल में निकालो या कैलोरी में निकालो। अगर जूल में निकालने के लिए कहते हैं तो जितने भी W लिखे हैं आपने, इन सबको H लिख सकते हैं। तो अपनी कॉपी में रेड लाइन के ऊपर जगह इसीलिए होती है, लिख लीजिए W बराबर H। W के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले H के, ठीक है। उसके बाद ध्यान से सुने, अगले कुछ फॉर्मूले हैं। इसका मतलब ये जितने फॉर्मूले आपने यहाँ पर पढ़े हैं VQ, इन सब के नीचे 4.2 से डिवाइड कर दीजिए। ध्यान से सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जूल में दिया हुआ है और आपको कैलोरी में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, कैलोरी में, तो आपको उसको 1.4.2 से भाग करना होगा। इसका मतलब ये करना होगा, ठीक है, ये करना होगा। तो आपसे मान लो आपने जूल में निकाल लिया, सारा आंसर आपका आ गया 5 जूल, तो यहाँ भी 5 से 5 बटे क्या 4.2 भाग कर दिया आपने, या 42 जूल आ गया तो 42 बटे 4.2 आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है इतनी बात? इस तरीके से क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे समांतर और श्रेणी क्रम संयोजन के फॉर्मूले। अब समांतर और श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, कुछ आपको नहीं करना है, गूगल खोलना है अपने फ़ोन का और उसमें लिखना है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पीछे लिखना ज्ञानोदय के गुरुजी। आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, आप अच्छे से वो निगमन तैयार कर लीजिए, 7 नंबर में आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, सुनो ध्यान से आप लोग, मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट वाली। श्रेणी क्रम में फॉर्मूला होता है R बराबर, देखिए देखने से ज़्यादा सुनना भी जरूरी है, इसलिए केवल देखने पे आप कंसंट्रेट ना करें, सुने भी कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि दृश्य श्रव्य सामग्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। दृश्य मतलब दिखने वाली, श्रव्य मतलब सुनने वाली। जब तक दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन नहीं होता ना, तो आप चाहे जितना देख लो, जब तक ढंग से सुनोगे नहीं ना, तब तक समझ में नहीं आएगा। तो ना तो दृश्य इंपॉर्टेंट है, ना तो श्रव्य, दोनों का कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है मेरे लाल। समझ में ये बात? तो R बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2 और प्लस R3। ये श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का संयोजन है। कैसे डायग्राम बनता है, मान लीजिए एक प्रतिरोध ये हो गया, ठीक, एक हो गया, दूसरा प्रतिरोध ये हो गया, तीसरा प्रतिरोध ये हो गया, जोड़ दिया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। ठीक, अब श्रेणी क्रम में क्या होता है, ये होता है। समांतर क्रम में फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये एक फॉर्मूला हो गया। ये किसका फॉर्मूला है, समांतर क्रम का है। ठीक है, इसको कैसे जोड़ते हैं, मान लीजिए 3 प्रतिरोध हैं, ऐसे 3 प्रतिरोध हो गए, 1 2 3, ठीक, इनको ऐसे जोड़ देना है, लो जुड़ गए। ये R1, ये R2, ये R3, ऐसे आपको जोड़ देना है। समझ में आ रही बात? ऐसे आप जोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये आपके हो गए श्रेणी और समांतर क्रम के संयोजन के फॉर्मूले। आप इनको अच्छे से अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। वीडियो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए आज बना दी है, ये वीडियो मैंने आपको दे दी है। ये फॉर्मूले हो गए। अब मैं देख रहा था कौन कौन से बचे हैं। अभी विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला बचा हुआ है ना। विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R बराबर रो और L/A। जहाँ जो ये रो लिखा है, इसको कैसे याद करोगे आप, R बराबर रोले 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 हो गया ना, और रो बराबर RA और L। ये दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, एक ही फॉर्मूले हैं। बस आप इसमें क्या कीजिए, L को नीचे भेज दीजिए, एक ऊपर भेज दीजिए, बन गया है वाला फॉर्मूला। अब जहाँ ये रो क्या है, ये जो चिन्ह देख रहे हो आप, विषाणु जैसा दिख रहा है, ये क्या है, जो ये दिख रहा है तुम लोगों को, ये है ना, ये क्या है, ये है विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। इसका मात्रक क्या होता है,
इसका मात्रक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मात्रक होता है ओम मीटर। एग्जाम में पूछा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताइए, और ज़्यादातर बच्चे हो जाते कंफ्यूज, उनको लगता है प्रतिरोध, और सर जी ने तो रटा दिया था प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, तो ओम लगा के चले जाते हैं, जबकि मात्रक क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक विशिष्ट होता है, इसका मतलब ओम मीटर होता है। ठीक, ये हो गया आपका। अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी फॉर्मूले बचे हैं। अब कुछ मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी दे देता हूँ, उससे आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब मान लो आपसे पूछा जाता है 1 मिली एम्पियर। अभी मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। आपसे पूछ लिया जाता है 1 किलो, ठीक, 1 किलो वाट। आपसे पूछ लिया जाता है 1 मेगा वोल्ट। आपसे पूछ लिया जाता है 1 माइक्रो ओम। जानबूझकर मैंने ये सब कुछ किया है, तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे लाल, ध्यान से सुने। केवल आपको ये ध्यान देना है कि मिली होगा तो 10 की घात -3 लिखना है, किलो होगा तो आपको 10 की घात 3 लिखना है प्लस का, अगर मेगा होगा तो 10 की घात 6 लिखना है प्लस का, माइक्रो होगा तो 10 की घात -6 लिखना है। ठीक, माइक्रो का सिंबल ऐसे होता है, मेगा का सिंबल स्मॉल m होता है, किलो का सिंबल k होता है, और मिली का सिंबल भी होता है, m ही होता है। तो आप पहचानोगे कैसे, मिली का स्मॉल m और मेगा का कैपिटल M होता है। ठीक है, अब सुनो, ये इसके क्या ऐसे छोड़ देंगे, जी नहीं, इसके पीछे जो लिखा होगा वही लिख देंगे। इसका मतलब यहाँ पर एम्पियर लिख देंगे, जो भी लिखा होगा। मान लीजिए मैं कह देता 1 किलो वोल्ट, तो पीछे वोल्ट जोड़ देते, तो यहाँ क्या जुड़ा हुआ, वाट, तो मैं इसमें वाट लिख दूंगा। ये सारे फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको रटना नहीं है, बस जितना मैंने गोला किया है इस पे ध्यान देना है। ठीक है, जैसे बताया ध्यान देना इस बात का। मेगा वोल्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ मेरे लाल, वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, और माइक्रो ओम है तो माइक्रो ओम, माइक्रो मतलब 10 की घात -6, तो पीछे जो लिखा है वही आपको छाप देना है, मतलब आपको ओम ही लिखना है। बताओ क्या हुई कुछ रटने वाली बात, जी नहीं। अब आपको इतना तो फिर दिमाग लगाना ही पड़ेगा कि ये फिर क्या होता है, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा ना। बस इसके पीछे क्या है कि हर फॉर्मूला आपको नहीं रटना पड़ेगा। ओके, इतनी सिंपल सी बात थी जो मैंने आपको बताई। अब इसके बाद हाँ, एक अश्वशक्ति, देखो कहाँ से याद आ रहा है, एक अश्वशक्ति। एक अश्वशक्ति कभी कभी पूछ लेते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्स पावर। एक अश्वशक्ति बराबर होता है 786 नहीं 46, फेमस नंबर है ना 786, तो 786 वाट। कभी कभी इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है कि एक अश्वशक्ति, ये अश्वशक्ति क्या है, ये किसका मात्रक होता है। अश्व मतलब है तो घोड़ा, और शक्ति का मतलब होता है पावर, इसका मतलब ये शक्ति का मात्रक है, सामर्थ्य का मात्रक है। ठीक है, ये पूछ लेते हैं आपसे कभी कभी, या पूछ लेते हैं एक 746 वाट में कितने जो है क्या होता है, मतलब एक अश्वशक्ति होता है। तो मैं हट जाऊं यहाँ से, है ना। तो देखो इतने फॉर्मूले मैंने आपको बताए, तो उम्मीद है सब समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, आप कुछ भी कमेंट करके बता सकते हो मुझे। ठीक है, और अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, है ना। और चलें फिर हाँ, मैंने आपसे कुछ बोला था कि मैं आपको कुछ बताऊंगा, क्या बताऊंगा, मैंने कहा था आपसे बताऊंगा कि मैं वीडियो लेकर क्यों नहीं आ रहा था, तो उसका एक रीज़न था, मेरा एग्ज़ाम होने वाला था। अब फ्री हुआ हूँ मैं, इसलिए आप वीडियो लेकर मैं आऊँगा। जो चैप्टर्स आपके छोटे हैं उन्हें मैं कवर करूँगा, जो भी आपको, अब क्या कहें, मुझे पता है किसको क्या चाहिए, और जैसे ही सब होता है अभी आप इस क्लास का जो है अच्छे से फिर से देख लें, अच्छे से रिवाइज़ कर लें, लिख लें कॉपी में, और इसे अपने रूम में एक जगह पे चिपका लें कि इतना सब कुछ मुझे याद करना है। इतना याद करने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने अगर इतना पढ़ लिया तो पहली बात तो आपका मन लगने लगेगा पढ़ाई में, क्योंकि इन सब की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं फील कर चुका हूँ, समझता हूँ, क्योंकि इन सब से हम गुजरे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के ऊपर मैं बोझ दे दूँ कि आप लोग बस इसको रट डालो, बस बोझ नहीं है। पढ़ाई को ऐसे समझे कि समझ लें कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, बस एक तरीके से अपने साथ खेल रहा हूँ। खेलने का मतलब क्या हुआ कि मैं बस एक गेम खेल रहा हूँ, कि हाँ मैं एक गेम खेल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। जीवन बहुत बड़ा है ना, इसको अच्छे से एंजॉय करें, पढ़ें लिखें, और जितना भी हो सके स्ट्रेस लेके ना पढ़ें कि मैं बस पढ़ रहा हूँ, बीमार हो गया हूँ, उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना। फ़ायदा बस एक चीज़ में है, अच्छे से पढ़ने में फ़ायदा है। मन लगे तभी पढ़ें, मन ना लगे इग्नोर करें, खूब सोएं,
जम के सोएं, बस अपने काम के प्रति ईमानदार रहें कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। ये नहीं कि हाँ बस कॉपी उठा ली और ऐसे आंखें बंद हैं और सो रहे हैं। ये पढ़ाई नहीं चाहिए ना। पढ़ाई ऐसी हो 1 घंटा निकालें अपने लिए, पर उस टाइम में आप पढ़ें ना कि लिखें, क्योंकि बच्चा यही करता है, लिखने लगते हैं सब के सब, है ना। चलो अच्छा, फिर अभी ख़त्म करें क्लास को, अगली क्लास में मिलते हैं कल आपसे, और तब तक के लिए धन्यवाद।